हाजिर हैं हम लेकर आपके सामने सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सत्ता के महासमर में वो द्वंद्व, वो प्रतिद्वंद, वो तस्वीरें जो सत्ता के इस महासमर महासंग्राम का सिरमौर तय करने वाली हैं। पल पल तस्वीरें बदल रही हैं, पल पल उम्मीदवारों के चेहरे सामने आ रहे हैं और उन चेहरों के ही आधार पर आने वाले चुनावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। लक्ष्य, उद्देश्य, जीत तय किया जा रहा है, लेकिन इस हार और जीत के तय करने के बीच में समीकरणों का जो फासला है वो कितना फसाना लिख रहा है, इन सब की बात होगी आज सत्ता के महासंग्राम में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो जुड़ी हुई है चुनावी रोड शो से। चुनावी राज्यों को लेकर इलेक्शन कमीशन का पहला आदेश जो आया था कि चुनावी रोड शो, रैली ये सब नहीं होगी। अब 22 जनवरी तक, पहले 15 जनवरी तक और अब 22 जनवरी तक इन तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। बेकाबू कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन का यह बड़ा फैसला है। पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया था कि 15 तारीख को जैसी भी स्थिति होगी उस स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो 22 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। कुछ और निर्देश जारी किए गए हैं, जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी फोन लाइन पर सौरभ तिवारी, इनपुट एडिटर सुदर्शन न्यूज जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरा पूरी जानकारी विस्तार से दे दीजिए जल्दी से। जी देखिए लावनी, बता दो आपको कि चुनाव आयोग ने आज जो मियाद थी उसकी खत्म हो रही थी, तो उन्होंने एक हफ्ते का और समय बढ़ा दिया है कि जो प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध जारी रहेंगे। लेकिन साथ में इतना राहत जरूर दी है कि जो इंडोर जगह होगी वहां पर आप 300 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, यानी उस हॉल में सिर्फ आधे लोग ही बैठ सकते हैं। अगर 600 की संख्या है तो 600 की संख्या में आप 300 लोग ही उस हॉल में बैठ सकते हैं। इतना चुनाव आयोग की तरफ से राहत मिली है। लेकिन जो प्रतिबंध थी वो प्रतिबंध चुनाव आयोग ने जारी रखा है। 22 तारीख को फिर से समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। जो कोरोना के केस हैं वो कुछ थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। अगर कोरोना के केस इधर बढ़ने शुरू हो गए तो फिर से चुनाव आयोग प्रतिबंध और कड़े कर सकता है। लावनी, इन सबके बीच जो कुछ ऐसी पार्टियां थी, खासतौर से हमने देखा समाजवादी पार्टी में अभी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को आमंत्रण दिया गया, वर्चुअल रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख दी गई, लेकिन हजारों की संख्या की भीड़ थी। क्या उनके लिए कोई बड़ी नसीहत दी गई है ऐसी पार्टीज के लिए जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश को नजरअंदाज कर रही हैं? जी, जिस तरह से कल लखनऊ के डीएम ने इस पर संज्ञान लिया था और एफआईआर हुआ था 2000 से ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और कल ही अखिलेश यादव ने और आज भी कहा है कि वो उनके जो अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करे, क्योंकि चुनाव आयोग थोड़ा भी रहम दिखाने के मूड में नहीं है। अगर दोबारा अखिलेश यादव या अन्य कोई पार्टी की तरफ से इस तरह की गलती होती है, आचार संहिता उल्लंघन होता है या कोरोना नियमों को तोड़ते हैं वो, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। लावनी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने सख्ती दिखा दी है, अब सख्ती से पालन करना होगा निर्देशों का, लेकिन जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हर बार नोटिस जारी कर दी जाती है और फिर कहा जाता है चुनाव आयोग बिना दांत बिना नाखूनों का शेर। और इसलिए इस बार चुनाव आयोग को सख्ती दिखानी होगी, अपना वो रूप दिखाना होगा जो तमाम पार्टियों के लिए एक नसीहत भी पेश करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त क्योंकि हम सत्ता का महासंग्राम आपके सामने लेकर आए हैं, आज एक विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे रुक करना चाहूंगी, यूपी सरकार के मंत्री हैं शफात हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत। जरा स्क्रीन पर लेकर आइए हुसैन साहब को। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने समय निकाला सुदर्शन न्यूज के लिए और बड़ा विशेष दिन है आज आपकी पार्टी के लिए। 107 चेहरे चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, लेकिन जो बात खास तौर से इस पूरी चुनावी लिस्ट में देखी जा रही है, 60% ओबीसी और दलित चेहरों को आपने जगह दे दी और खास तौर से जो सामान्य सीटें थी वहां से भी आपने दलित कैंडिडेट दे दिए हैं। तो क्या माने कि एक बड़ा जवाब दिया गया है पहली लिस्ट के जरिए उनको जो आप पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला। और मैं जो हूँ संगठन में, हमारा जो दायित्व था वो राष्ट्रीय मंत्री का था और इस वक्त मैं पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, वर्तमान में डायरेक्टर हूँ विकास निगम में। आपने जो मंत्री का लफ्ज दिया उसके लिए मैं बता दूं आपको। और जो हमारी पार्टी, जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, ये जो सूची हमारी पार्टी ने जारी की है
ये सबका साथ और सबका विश्वास जो मोदी जी ने नारा दिया था उसके आधार पर ये हमारी सूची जारी हुई है। और हमारे यहाँ जाति जो शब्द है, जाति ये सपा और बसपा में होता है, भारतीय जनता पार्टी में जाति शब्द का नाम ही नहीं, ये एक परिवार की पार्टी है। और जो भी सूची जारी हुई है वो नीचे से लेकर और ऊपर तक उसका समीक्षा होती है और समीक्षा के आधार पर ही जो है वो टिकट का बंटवारा होता है और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उस पर निर्णय करके सूची जारी करते हैं। जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्य नहीं। लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें तो आप पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है, आप वक्फ बोर्ड से भी जुड़े रहे, इसीलिए मेरा सवाल होगा कि आपकी पार्टी को तो मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी किस तरह से एक विशेष वर्ग का ध्यान रख रही है ये बताने की कोशिश की जा रही है। उनकी पहली लिस्ट में तो 60% मुस्लिम चेहरों को जगह दे दी गई, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। उनके लिए हुसैन साहब का क्या बड़ा जवाब है? देखिए, विरोधी जो ये मुस्लिम विरोधी पार्टी, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये इनका एक फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन बता करके उनका वोट हासिल करना। इससे पहले 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलेंगे। आप उनसे सवाल पूछिए कि कितने विद्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया। हमारी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने जो मेहनत की उसके ऊपर आज आप देखिए कि पिछली 2017 के चुनाव में आप ही की मीडिया ने ये पेपर में निकाला था कि मुसलमानों ने 10% वोट भाजपा को किया। और इस बार चुनाव में जो होने वाला जो सूची जारी हुई, इस बार आप देखिएगा जो भ्रम था उस भ्रम को हमारी पार्टी ने दूर करने का प्रयास किया। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने किसी भी जाति या धर्म को बीच में रखकर नहीं किया। हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने मुसलमानों को देख करके ये नहीं हुआ कि मुस्लिम को नहीं देना। उसमें सभी तक जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, केंद्र या प्रदेश की योजनाएं, उनका लाभ सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को मिला है। इसीलिए हमारी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर, क्योंकि हम ग्राउंड पर लगातार सर्वे करा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की पहली पसंद अब भी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। सीएम के रूप में आज भी योगी आदित्यनाथ को ही सराहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं की तरफ से, और अब भी अगर कोई परेशानी होती है तो योगी जी को ही याद किया जाता है। फिर भी ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है कि आपकी पार्टी ने एक विशेष वर्ग को बुरी तरह से नजरअंदाज किया है? आप उस विशेष वर्ग से आते हैं, इसीलिए आपका संदेश काम करेगा। नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया गया। मुस्लिम महिलाएं इसलिए जुड़ रही हैं, जो 3 तलाक की कुरीतियां हमारे समाज में फैली थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर जो कानून बनाया उससे मुस्लिम महिलाओं में एक विश्वास जगा। और जो बात टिकट की है, आज मुस्लिम समाज को जब से देश आजाद हुआ है और जो मुसलमानों की जो मूल समस्या है वो है शिक्षा और रोजगार, हम भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्य कर रही है। टिकट देना इस समाज की जिम्मेदारी नहीं है। टिकट सपा बसपा रहते थे, इससे पहले भी मुस्लिम मंत्री रहते थे। मैं उनके मुसलमानों से, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? टिकट देना ही जिम्मेदारी नहीं। आज जो मुसलमानों की समस्या है वो समस्या है शिक्षा और रोजगार। मदरसों का आधुनिकीकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने किया मदरसों का आधुनिकीकरण, जिससे मदरसों में जो शिक्षा हासिल करने के बाद आज लोग जो है रोजगार से जुड़ सके। आज उर्दू एकेडमी की तहत उर्दू जो है IAS कोचिंग फ्री चलाई जा रही है। उसको करने वाला कौन है? उसको भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो फिर राज्य का मुसलमान उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ, अगर आपकी नजरों से पूछूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आकर कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को एक मुसलमान नेता की जरूरत है, और वो तो योगी और मोदी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तौकीर रजा जैसे लोग मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लीडर्स की जरूरत है। देखिए, मुस्लिम लीडर की जरूरत इस भारत के अंदर मुस्लिम नाम से ये जो शब्द आता है मुस्लिम लीडर, इससे कुछ नहीं हो सकता। आजम खान भी तो मुसलमानों के नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मुसलमानों के नेता थे, सलमान खुर्शीद भी मुसलमानों के नेता थे। इन लोगों ने क्या किया मुस्लिम समाज के लिए? आज ये लोग कहाँ है? हाशिए पर है, कौन पूछ रहा है इनको? भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास। किसी भी समाज का आदमी हो अगर भारत में है तो वो भारत का निवासी है, हम उसके लिए काम करते हैं। कश्मीर में धारा 370 किसने हटाई? भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। सर, 60% समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतार दिया है पहली लिस्ट में, और सवाल पूछा जा रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हैं? हमने आपसे कहा मुसलमानों की समस्या
विधानसभा के टिकट की नहीं है, मुसलमानों की जो मूल समस्या है वो शिक्षा और रोजगार की है। क्या ये इन लोगों ने दिया? ये सवाल आज बहुत अहम है और भारतीय जनता पार्टी इसी पर काम कर रही है। और आप देखिएगा जो चुनाव अभी पहली सूची जारी हुई, चुनाव होगा, इन लोगों को पता चल जाएगा कि मुसलमान किसके साथ है। ओवैसी जी यहाँ आकर मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे उनसे पूछिए तेलंगाना में जहां उनके पास कितनी सीटें, 7 सीटें जीत कर आते हैं और 7 सीटें जीत कर आते हैं और उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मुसलमान पूरी तरह से ओवैसी जैसे नेताओं को नकार कर बाहर कर देगा। ये 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये सभी दलों को पता चल जाएगा कि मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी साहब, इस वक्त अगर हम तस्वीरों को देखते हैं तो तस्वीर में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, खास तौर समाजवादी पार्टी कही जाती है, आप लोग कंपटीशन में क्या समाजवादी पार्टी को अपने समकक्ष रख रहे हैं? क्योंकि फासले हम सर्वे में देख रहे हैं, आप आगे जरूर हैं, लेकिन फासले थोड़े से बढ़ते और कम होते हुए अक्सर नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2017 से और उससे पहले 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 17 में योगी जी बने, हमने जनता के बीच में रहकर, लोगों के बीच में रहकर हमने काम किया। और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं? योगी आदित्यनाथ को आप देखिएगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जो है आप पसंद और नापसंद की क्या बात है। मैं तो अभी खुलकर कहता हूं कि 300 से 350 प्लस सीटें हमारी जीत कर हम आने वाले हैं। और योगी जी इस वक्त आप सर्वे में भी आप लोग देख लीजिए, योगी जी 1 नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है। और योगी जी को इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं कि योगी जी ने गुंडागर्दी को खत्म किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया। आज कोई भी फिरौती मांगने वाला इस उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है कि कोई फिरौती के नाम पर 1 रुपया मांग ले। तो जो चीजें योगी जी ने खत्म की है, योगी जी की लोकप्रियता है और लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं और योगी जी को ही लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शफाअत हुसैन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और शुभकामनाएं आगे के चुनावों के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत जल्दी तय कर देगी कि वो सिरमौर किसे मानती है। लेकिन फिर भी जो लगातार हमारे सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें अब भी भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को पहले नंबर पर रखा गया है। हालांकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनावी दम भरने की घोषणा कर दी गई है, पूरी तरह से ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से दम भरते हुए नजर आएंगे। क्या इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे में खलबली मच गई। समाजवादी कुनबा बढ़ाने की एक कोशिश दूसरी तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ एक लिस्ट ऐसी आ जाती है जो आरोपों पर एक बड़ा जवाब होती है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि योगी जी को तो घर भेज दिया। जरा अखिलेश जी को सुन लेते हैं। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। घर वापस भेज दिया या घर को और ज्यादा मजबूत कर लिया, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के चेहरे की धमक रहती है। आइए जरा हमारे साथ जो मेहमान अब जुड़ चुके हैं, आज की चर्चा में टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, मुस्कुराते हुए बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ रजत एक मैसेज देते हुए कि कोरोना में मास्क लगाना जरूरी है, ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा। लेकिन सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, एक बड़ी लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। जब आपकी लिस्ट आई तो 60% मुसलमानों को जगह दी गई और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कर दिया था कि अब भी आप दंगाइयों के साथ हैं। आपने पहली लिस्ट में ही ट्रेलर जारी कर दिया, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आज की लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है और आपकी लिस्ट जो पहली लिस्ट सामने आई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आपकी लिस्ट पर भारी पड़ गई? चैलेंज मानते हैं? लावनी, अभी तो हमने बहुत शार्ट लिस्ट दी है और उसमें आप परसेंट में गिन दे रही हैं। नहीं, आपने 10 में से 6 मुसलमानों को दिया है ना, तो 60% ही तो बोलेंगे ना सर।
सुने सुने नहीं, आप उसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते। अभी मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इतनी लिस्ट में एक भी अल्पसंख्यक हमारा मुस्लिम चेहरा कोई नहीं इनके, यानी कि ये अपने एक आवाम को अपना मानते ही नहीं कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। केंद्र में इनका मंत्री देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक, अभी आप जिनका इंटरव्यू ले रही थी वो तो मंत्री नहीं थी। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले जो हैं उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि पहले तो ये अयोध्या से लड़ा रहे थे योगी आपकी पार्टी को आदित्यनाथ। गैंगस्टर्स पर भरोसा है, आप गैंगस्टर्स पर विश्वास है? अरे सुन तो लें, नहीं, थोड़ा ये भी बताते चले ना सर, आपकी बात तो पूरी मैं सुनूंगी, बताते लेकिन ये भी चलेंगे। बता हम तो दीजिए कामा भाई कि पुलिस स्टाफ गैंगस्टर लावनी जानती हैं आपकी, हम जवाब देते हैं, हम आपके प्रश्नों से भाग नहीं रहे हैं जी, लेकिन हमारे फ्लो को ना तोड़े, आने दें, बात आने दें। इतना नहीं बचाया जाता है भाजपा को। सुनिए, तो इनको अभी अयोध्या से लड़ रहे थे, फिर कहे कि मथुरा से लड़ेंगे, 2-3 दिन खूब न्यूज चली। उसके बाद ये हुआ कि अरे तो देवबंद से लड़ेंगे, और फिर ये हुआ प्रयागराज से लड़ेंगे। लेकिन चक्कर ये है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग क्यों वहां ऑफर करा के उनको लड़ाना चाह रहे हैं, शहीद कराने। वो जानते थे कि वहां वो हार जाएंगे। वो जहां से लड़ेंगे उनकी पार्टी ने तय कर दिया। आपने पहला सवाल नजरअंदाज किया कि आप नहीं बताएंगे कि गैंगस्टर पर भरोसा है आपकी पार्टी को। चलिए अच्छा इतना ही बता दीजिए, अखिलेश यादव कहां से लड़ रहे हैं? अयोध्या से उतार दीजिए ना अखिलेश यादव को। उनकी पार्टी ने नहीं तय किया, उनकी पार्टी ने तो 4 जगह तय किया। जी, अखिलेश यादव कहां से उतर रहे हैं? उतर भी रहे हैं या नहीं? नहीं सर बहुत हो गया, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हिंदू युवा वाहिनी इनकी अपना संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? भाई मैं तो सीधा सवाल कर रही हूँ, आपने अभी मेरे ऊपर भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी को बचा रहे हैं। अब तो हम आपके लिए पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव को उतार दीजिए चुनावी मैदान में, क्योंकि भाजपा तो योगी जी को हराने पे लग गई है। 36 का आंकड़ा है योगी जी और मोदी जी। कपिल जी, उनकी पार्टी का जवाब देने के लिए संजय चौधरी हैं, आप पहले अखिलेश यादव की बात करिए ना। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सीट पे आए हैं, अरे ठीक है, आप एक सीट और लड़ लीजिए ना, आप अयोध्या भी लड़ लीजिए। उतर रहे हैं चुनावी मैदान में या नहीं? फिर से सवाल पूछ लेती हूँ मैं। बीजेपी का जवाब देने के लिए संजय चौधरी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी है, छोड़ दीजिए उन पर। एक सीट और लड़, योगी आदित्यनाथ जी एक सीट और लड़ लीजिए, अयोध्या लड़ लीजिए। अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे सर? जल्दी से बताइए ना, बीते 3 मिनट से एक ही सवाल पूछ रही हूँ मैं। लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं ये भी बता दीजिए। या सोच लिया उन्होंने कि बिना चुनाव लड़े ही जाना है आगे? हमारे तो साफ कर दिया गया कि हमारी पार्टी तय करेगी कि कहां से लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे, दोनों चीज कहा। अरे कितना तय करेंगे सर? चुनाव तो आ गया ना सर, अब आ तो रहा है 10 फरवरी, कब तक तय होगा? क्या तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आकर के बैठा है, चुनाव। संजय चौधरी के पास चलते हैं। कपिल जी, इस पूरे 3 मिनट के जवाब में आप ये नहीं बता पाए अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है। संजय चौधरी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे दीजिए संजय जी। मैं बोलूंगी तो उनको लगेगा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। संजय जी जवाब देंगे आपकी बातों का। देखिए लावनी जी, जो आदमी अपने घर का नहीं होता है वो किसी घाट का नहीं होता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। अखिलेश जी का घर तो इनका इटावा में है, घर तो इनका सेवनी में है। जो अपने घर का नहीं हुआ वो बाहर वालों का क्या होगा? अखिलेश यादव जी को तो उनके घर से निकाल दिया गया है, और अखिलेश यादव जी के घर पर कब्जा उनके दूसरे घर वालों पर हो गया है। इसलिए इसकी स्थिति ही ऐसी है कि जो अपने घर में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता, वही कहता है कि दूसरा आदमी अपने घर से चुनाव क्यों लड़ रहा है। तो जो व्यक्ति अपने घर से भाग के 500 किलोमीटर दूर आजमगढ़ से जाकर चुनाव लड़ता हो, उसकी अपनी राजनीतिक कर्मभूमि का दोष से उसकी पत्नी हार जाती हो, तो उस राजनीतिक दल का ऐसा ही हिसाब किताब है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद के सामने आ गए हैं, और अब हमारे भाई कपिल जी
निश्चित कपिश जी रूप से आपकी बड़े बात सुन नहीं रहे हैं। कपिश जी ना आज आपकी बात सुन रहे हैं ना मेरे सवाल का कोई जवाब दे रहे हैं। कपिश जी मैं जरा रजत के पास जाती हूँ, 30 सेकंड के बाद आपके पास आती हूँ। बता दीजिएगा अखिलेश यादव जी का मूड क्या है, चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे? ऐसा मूड बन रहे हैं नहीं, आप लोग तो प्रवक्ता हैं, आप लोग को तो सब चीजें पता होती है ना। 30 सेकंड के बाद आती हूँ। रजत आपके पास आ रही हूँ, जरा रजत के पास चलूंगी। ग्राउंड से रजत जुड़ रहे हैं हमारे पास। रजत बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन। देखिए कल समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट सामने आती है, जिस उस लिस्ट में 60% मुसलमान होते हैं, उसके अलावा कुछ गैंगस्टर्स भी होते हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। देखिए मैं ऐसी भाषा बोल रही हूँ, कपिश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है, सच स्वीकार नहीं हो रहा है। हालांकि आज बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास की बात हो रही थी, लेकिन अभी अभी कपिश जी कह रहे हैं इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर क्या हलचल है? देखिए लावनी, सबसे पहले तो मैं कपिश जी का एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कपिश जी की बात सुन के। जिस सरकार ने सबसे ज्यादा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए, वो सरकार का प्रवक्ता उस अखिलेश सरकार में कपिश जी काम करते रहे, वो ये नहीं समझ पाए कि किसी निगम का निदेशक भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होता है, और उन्होंने सफात हुसैन को कहा कि मंत्री नहीं है। फिलहाल जो परिस्थितियां कपिश जी बनी हुई हैं और लावनी जो सिचुएशन बनी हुई है, आज का दिन अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी ने जो सूची जारी करी है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चैलेंजिंग तो वो है। जो सूची बसपा ने जारी करी है उसमें जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, आप उनसे कैसे पार पाएंगे? आप ही ने जिन जिन सीटों पर मुस्लिम चेहरे खड़े किए हैं, लगभग सारी सीटों पर बसपा ने भी मुस्लिम चेहरे खड़े कर दिए हैं। तो आप पहले वो वोट बैंक बचाए समाजवादी पार्टी, ये एक बड़ी समस्या होने वाली है। अब जहां तक पिछड़े वोट बैंक की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सीटों पर जो सामान्य सीटें हैं वहां पर भी पिछड़े को टिकट दी है। मतलब जो दम भरा जा रहा था कल समाजवादी पार्टी मुख्यालय के अंदर से कि सारा पिछड़ा वोट बैंक, ओबीसी, दलित, तमाम शोषित, वंचित, मजदूर, मजलूम और ना जाने क्या क्या तमाम लावनी याद हो गए। अब तो ये सब कुछ, ये लाइनें याद हो गई हैं बोलते बोलते। तो ये जो वोट बैंक है जिसकी बात की जा रही थी कि ये सारा का सारा समाजवादी पार्टी के पास चला गया, अरे सारा समाजवादी पार्टी के पास अगर चला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या झुंझुनाई लाएगी? क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? इसका मतलब बीजेपी के पास अपनी स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी तैयारी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दांव खेला है। जो बड़े चेहरे कहे जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये अगर समाजवादी पार्टी के पास चले गए तो इसका मतलब पूरा ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास चला गया। मतलब ये ठेकेदार थे उस वोट के, और इसीलिए वो सारा का सारा वहां चला गया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में झक नहीं मराई। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उसी के दम पर जो चेहरे खड़े किए हैं, उसके ही दम पर उनको लग रहा है कि वो सत्ता में वापसी करेंगे। और 300 प्लस का जो फिगर की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात फिलहाल ये है कि उन्होंने जो कुनबा इस समय तैयार करके रखा हुआ है, वो कुनबा जो गुलदस्ता वो तैयार कर रहे हैं, उस गुलदस्ते में हर वर्ग हर बिरादरी के लोग हैं। और उसके आधार पर उनको लगता है कि 2017 में जिस इंजीनियरिंग के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया, वही इंजीनियरिंग कॉपी पेस्ट कर समाजवादी पार्टी भी वापसी कर ले गई। लेकिन कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कपिश जी नकल भी अकल के साथ की जाती है। आपने नकल करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी अकल नहीं भिड़ पाई। जो गणित सेट किया जा रहा है, उस गणित में कुछ गड़बड़ हो गई। कपिश जी, अपनी नकल जो है अकल से की जाती है, भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है, क्योंकि हमने तो पहले ही अपना सिद्ध कर लिया था। और ये जो कह रहे हैं केवल बीसी चेहरे तो बदले हैं, बाकी तो वही है। तो इसमें कौन सा नया गुलदस्ता लेकर के आ गए, नई चीज लेकर के आ गए? नहीं, वो आपके लिए कह रहे थे कि आप लोगों ने एक गुलदस्ता तैयार कर लिया, सबको समेकित कर लिया आपने उस फॉर्मूले, इसीलिए कट कॉपी पेस्ट की बात की। पूरी बात तो सुन लीजिए। हम लोगों ने तो संलयन की क्रिया की है। जो ये यादवों का चेहरा दिखा करके ओबीसी को तोड़ करके ले गए थे, आज वही चेहरे जो इन पे कैबिनेट के मंत्री थे, वही निकल करके इन पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ तो चुनावी मैदान में उतर गए, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं क्या? उनके सामने अखिलेश जी को उतार दीजिए। अरे सर छोड़िए, कपिश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, और कपिश श्रीवास्तव जी क्या ये मुझे बता सकते हैं कि अखिलेश यादव जी को योगी आदित्यनाथ के सामने उतारने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है, इसके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं। सर, यू आर रिपीटिंग द सेंटेंस, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी के हर एक सदस्य को इस बात पर देखिए, संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता, उससे जुड़े हुए हर सदस्य भी अभी कंफ्यूज है, क्या जवाब दें? अखिलेश जी कुछ क्लियर ही नहीं कर पा रहे।
वो दूसरे को घर भेज रहे हैं, लेकिन उसी घर में अपने घर में जगह नहीं बना पा रहे, जैसा आपने कहा। और इन्होंने 32% से लेकर के लटका दिया। संजय जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से आपका संजय जी क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खत्म हो रहा है, इसीलिए कह रहे थे, नकल की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी तो नकलचियों की सबसे बड़ी सौदागर है, उनके सबसे बड़े रक्षक अगर नकलचियों के हैं तो वो अखिलेश यादव और अखिलेश जी के पिताजी, वही उसके सबसे बड़े रक्षक हैं। और मैं समझता हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पिछड़ों को राजनीतिक नेतृत्व दिया है, उससे समाजवादी पार्टी में हलचल बढ़ गई है और अखिलेश यादव जी अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। अब वो ना तो घर के हैं, ठीक है, यानी एक तरह से जो हमारा सर्वे था कि जो कोई भी किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि अगर उम्मीदवारी तय करता है अपने चेहरे को सीएम पद के लिए, तो उसे चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की घोषणा हो चुकी है। अब कपिश जी अगली बार मुझे लगता है डिबेट में बैठेंगे तो अखिलेश जी से जरूर स्पष्ट रूप से आप जवाब लेकर आइएगा, क्योंकि जनता यही कह रही है, चुनाव लड़िए और फिर चुनावी मैदान में आने के बाद दम भरिए। थैंक यू सो मच। कुछ समय की सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करनी होगी। मिलते रहेंगे। सत्ता का महासंग्राम है, महासमर तो अभी शुरू हुआ है और इस समर में आप सभी योद्धा हैं, लेकिन योद्धाओं को जीतने के लिए जरूरी होता है कि उनके हथियार मजबूत हो। क्या वाकई तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिन हथियारों को तैयार किया है, उन हथियारों के बल पर क्या वो इस महासमर के योद्धा बन पाएंगे? जनता जनार्दन भी है, जरा ध्यान रखिएगा। सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।